आज रात अगर कोई तुम्हारे कमरे में आए, तुम्हारे सामने बैठ जाए और बिना तुम्हें छुए, बिना तुम्हें धमकाए, बिना एक भी झूठ बोले तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे, तो क्या तुम विश्वास करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि खतरा बाहर से आता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा खतरा तुम्हारे शरीर पर नहीं, तुम्हारे दिमाग पर हमला करता है। क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि इस दुनिया में कुछ लोग तुम्हारे फैसले बदल सकते हैं, तुम्हारे रिश्ते बदल सकते हैं, तुम्हारा कैरियर बदल सकते हैं और तुम्हें आखिर तक यह एहसास भी नहीं होगा कि तुम उनके खेल का हिस्सा बन चुके हो। सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि ऐसे लोग मौजूद हैं, सबसे डरावनी बात यह है कि हो सकता है अभी इसी समय कोई तुम्हारे साथ यही खेल खेल रहा हो। शायद तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा बॉस या सोशल मीडिया पर कोई अनजान इंसान। लेकिन आज सब बदलने वाला है, क्योंकि आज मैं तुम्हें रिवर्स साइकोलॉजी के सिर्फ 7 ऐसे नियम बताने वाला हूं जिन्हें जानने के बाद तुम लोगों की बातें नहीं, उनके इरादे भी पढ़ना शुरू कर दोगे। लेकिन एक चेतावनी है, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि 7वां नियम वो नियम है जिसे समझने के बाद शायद तुम कभी किसी इंसान पर पहले जैसा भरोसा नहीं कर पाओगे। तो लाइट बंद कर दीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए और अपने दिमाग के दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि अब खेल शुरू होता है रिवर्स साइकोलॉजी का। तो रिवर्स साइकोलॉजी का पहला नियम, मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद शायद तुम किसी इंसान पर पहले जैसा भरोसा कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं तुम सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि आज तक जितने भी फैसले तुमने लिए हैं वो तुम्हारे अपने थे? सोचो, अगर कोई तुम्हारे दिमाग में एक विचार डाल दे और कुछ दिनों बाद तुम उसी विचार को अपना फैसला समझकर अपनी पूरी जिंदगी बदल दो, डरावनी बात यह नहीं होगी कि उसने तुम्हें कंट्रोल किया है, डरावनी बात यह होगी कि तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे दिमाग का मालिक कोई और था। आज रात तुम्हें 7 ऐसे नियम पता चलेंगे जिन्हें दुनिया के चालाक लोग सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं। कुछ प्यार के नाम पर, कुछ दोस्ती के नाम पर, कुछ सम्मान के नाम पर और कुछ तुम्हारी अपनी आजादी के नाम पर। लेकिन इन सभी का लक्ष्य सिर्फ एक होता है, तुम्हारा दिमाग। और याद रखना, ये वीडियो तुम्हें किसी को मैनिपुलेट करना नहीं सिखाएगी, लेकिन ये वीडियो तुम्हें उन लोगों को पहचानना सिखाएगी जो चुपचाप तुम्हारे दिमाग से खेल रहे हैं। क्योंकि जिस दिन तुमने खेल के नियम समझ लिए, उसी दिन तुम मोहरा नहीं, खिलाड़ी बन जाओगे। लेकिन एक चेतावनी है, अगर तुम्हारा दिमाग कमजोर है, अगर तुम हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हो, अगर तुम लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो, तो शायद ये वीडियो तुम्हें अंदर तक हिला दे। क्योंकि आज का पहला नियम ऐसा है जिसमें कोई तुम्हें गाली नहीं देगा, कोई तुम्हें धमकाएगा नहीं, कोई तुमसे झगड़ा भी नहीं करेगा। फिर भी कुछ दिनों बाद तुम अपने ही दिमाग पर शक करने लगोगे, और जब इंसान अपने ही दिमाग पर भरोसा खो देता है तो वो किसी का गुलाम बन सकता है। तो खेल शुरू करते हैं। पहला नियम है गैस लाइटिंग का। आइए समझते हैं गैस लाइटिंग। रूल नंबर 1। एक लगभग 11 बजे थे। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने साफ देखा था कि उसकी मेज पर रखी डायरी कोई उठाकर ले गया। लेकिन जब उसने अपने सबसे करीबी दोस्त से पूछा तो जवाब मिला, तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है, डायरी तो यही थी। आरव चुप हो गया। अगले दिन उसकी चाबियां गायब हो गई। फिर वही जवाब, तुम बहुत भूलने लगे हो। कुछ दिन बाद मोबाइल में एक मैसेज गायब था, और फिर वही बात, याद ही नहीं रहता। धीरे धीरे आरव ने दूसरों पर नहीं, खुद पर शक करना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा शायद मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है। यहीं से शुरू होता है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग क्या है? गैस लाइटिंग एक ऐसी मानसिक चाल है जिसमें कोई व्यक्ति
बार बार आपकी यादों, अनुभवों या समझ पर सवाल खड़े करता है। समय के साथ आप अपने ही सोच और निर्णय पर भरोसा खोने लगते हैं। यही वजह है कि इसे मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे नुकसानदायक व्यवहारों में से एक माना जाता है। मान लीजिए आपने किसी की एक बात से दुख महसूस किया, लेकिन सामने वाला कहता है, मैंने ऐसा कब कहा, तुम जरूरत से ज्यादा सोचते हो। या आपको कोई घटना साफ याद है, लेकिन बार बार कहा जाता है, तुम्हें ठीक से याद नहीं है। अगर ऐसा कभी कभार हो तो यह सामान्य भूल भी हो सकती है, लेकिन अगर यह लगातार हो और हर बार आपको अपनी ही समझ पर शक होने लगे तो यह एक चेतावनी का संकेत हो सकता है। आइए इससे बचने के तरीके को समझते हैं। अगर आपको बार बार ऐसा महसूस हो कि आपकी हर बात को गलत साबित किया जा रहा है, तो महत्वपूर्ण बातों को लिखकर रखें। भरोसेमंद लोगों से अपनी समझ की पुष्टि करें। अपनी भावनाओं को तुरंत गलत मानकर खारिज ना करें। ऐसे रिश्तों में लगातार अपराध बोध या भ्रम महसूस हो तो दूरी बनाना या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लेना मददगार हो सकता है। लेकिन गैस लाइटिंग से भी ज्यादा खतरनाक एक और खेल है, जहां शुरुआत होता है धोखे से नहीं, बल्कि बेहद ज्यादा प्यार से। इतना प्यार कि आपको लगे आपको दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मिल गया है, लेकिन यही प्यार धीरे धीरे सबसे बड़ा जाल बन जाता है। अगला अध्याय है लव बॉम्बिंग। आइए समझते हैं कि लव बॉम्बिंग कैसे सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। हर जाल डर से शुरू नहीं होता, कुछ जाल प्यार से शुरू होता है। एक लड़की थी जिसका नाम था रिया। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, ऑफिस, घर, कुछ दोस्त और बस फिर एक दिन उसकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हुई जो उसे देखकर मुस्कुराता था। हर सुबह गुड मॉर्निंग, हर रात टेक केयर, हर छोटी बात पर तुम बहुत खास हो। रिया को लगा शायद आखिरकार उसे कोई ऐसा इंसान मिल गया जो उसे सच में समझता है। कुछ ही दिनों में महंगे गिफ्ट्स, लंबी लंबी तारीफें, हर समय साथ रहने की जिद और बार बार एक ही बात, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। रिया को यह सब प्यार लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही कहानी अब बदलने वाली थी। कुछ हफ्तों बाद अचानक मैसेज कम हो गए, फोन कम आने लगे, मुलाकातें भी कम हो गई। और जब रिया ने पूछा तो जवाब मिला, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो मुझ पर शक मत करो। धीरे धीरे रिया हर गलती के लिए खुद को दोष देने लगी। वह वही इंसान बन गई जो सिर्फ सामने वाले को खुश रखने की कोशिश करता है, और उसे लगा कि अगर वह अच्छा व्यवहार करेगी तो शायद पहले जैसा प्यार वापस आ जाएगा। लेकिन वह प्यार कभी वापस नहीं आया। आइए लव बॉम्बिंग को समझते हैं कि लव बॉम्बिंग क्या है। लव बॉम्बिंग वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति शुरुआत में बहुत ज्यादा ध्यान, तारीफ, समय या स्नेह दिखाकर बहुत तेजी से भावनात्मक जुड़ाव बना लेता है। हर तेज शुरुआत लव बॉम्बिंग नहीं होता, लेकिन अगर इसके बाद सामने वाला व्यक्ति उसी जुड़ाव का इस्तेमाल करके आपको नियंत्रित करने लगे, अपराध बोध दिलाने लगे या अलग थलग करने की कोशिश करने लगे, तो यह एक चेतावनी का संकेत हो सकता है। पहचान कैसे करें? अगर कोई रिश्ता बहुत कम समय में बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा हो, अगर सामने वाला आपकी हर सीमा को जल्दी पार करना चाहता हो, अगर वह कहे तुम्हें सिर्फ मेरी जरूरत है, या धीरे धीरे आपको दोस्तों और परिवारों से दूर करने लगे, तो रुककर सोचिए। स्वस्थ रिश्तों में भरोसा समय के साथ बनता है। इससे बचने के तरीके, कभी भी नए रिश्ते को समय दें। सिर्फ शब्दों पर नहीं, लगातार किए गए व्यवहार पर भरोसा करें। अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रहें। अगर कोई व्यक्ति आपके हर फैसले पर नियंत्रण चाहता है तो उसे गंभीरता से लें। लेकिन कभी कभी लोग न प्यार दिखाते हैं न गुस्सा, वे बस चुप हो जाते हैं, और यही खामोशी कई बार 1000 शब्दों से ज्यादा चोट पहुंचाती है। नेक्स्ट अध्याय है साइलेंस ट्रैप। आइए इसे हम लोग एक कहानी से समझते हैं। कई लोग चीखकर लड़ते हैं,
कुछ लोग गुस्से में चीजें तोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, वे बस चुप हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है सबसे खतरनाक खेल। एक कहानी। आर्यन और नेहा 3 साल के साथ थे। एक दिन एक छोटी सी बात पर दोनों में बहस हुई। आर्यन ने सोचा थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उस दिन नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। 1 घंटा, 2 घंटा, पूरा दिन, पूरे 2 दिन, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल और ना कोई जवाब। आर्यन बेचैन हो गया। उसने 10 बार कॉल किया, 20 मैसेज भेजे। फिर उसे लगा शायद मेरी ही गलती थी। हालांकि इस बार गलती उसकी थी ही नहीं, लेकिन खामोशी उससे वही कहलवा रही थी जो सामने वाला सुनना चाहता था। यही है साइलेंस ट्रैप। जब कोई बिना एक शब्द बोले तुम्हें इतना बेचैन कर दे कि तुम अपनी गलती ढूंढने लगो, भले ही गलती तुम्हारी हो ही नहीं। असल जिंदगी में कभी कभी लोग नाराज होने पर थोड़ा समय चाहते हैं, यह सामान्य बात है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार जानबूझकर आपको सजा देने, डराने या नियंत्रित करने के लिए लंबे समय तक पूरी तरह अनदेखा करे, तो यह एक अस्वस्थ पैटर्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुम सोचने लगते हो, मैंने ऐसे क्या कर दिया, और यही सवाल तुम्हें कमजोर बना देता है। इससे बचने के तरीके क्या हैं? आइए उसे समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार खामोशी से इस्तेमाल आपको परेशान करने के लिए करता है, तो तुरंत बार बार माफी मांगने की बजाय स्थिति को शांत मन से समझने की कोशिश करें। स्वस्थ रिश्तों में संवाद होता है, लगातार दंड देने वाली खामोशी नहीं। अपनी भावनाओं को नजरअंदाज न करें और जरूरत पड़े तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। लेकिन अगर मैं कहूं कि कुछ लोग तुम्हें चुप रहकर भी कंट्रोल नहीं करते, वे तुम्हें उल्टा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वे तुम्हें वही काम करने पर मजबूर कर देते हैं जिससे उन्होंने तुम्हें रोका था, और तुम्हें लगता है कि यह फैसला तुम्हारा अपना था, लेकिन असल में वह फैसला पहले ही तुम्हारे लिए लिखा जा चुका है। नेक्स्ट रूल है रिवर्स साइकोलॉजी। आइए इसे समझते हैं। इंसान एक अजीब प्राणी है। उसे आजादी बहुत पसंद है, और जैसे ही उसे लगता है कि कोई उसकी आजादी छीन रहा है, वह वही करने की जिद कर बैठता है जिससे उसे रोका गया था। और यहीं से शुरू होता है रिवर्स साइकोलॉजी। आइए इसे एक कहानी समझते हैं। कबीर एक साधारण लड़का था। उसे नई चीजें सीखने का शौक था। एक दिन उसके ऑफिस में एक नया मैनेजर आया। उसने टीम से कहा, यह प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि कोई इसे पूरा कर पाएगा। पूरा कमरा शांत हो गया, लेकिन कबीर के मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, मैं करके दिखाऊंगा। उसने दिन रात मेहनत की, प्रोजेक्ट पूरा किया। सबने उसकी तारीफ की, लेकिन घर लौटते समय उसके मन में एक सवाल आया, क्या मैंने ये अपने लिए किया था या किसी को गलत साबित करने के लिए? कई बार हमें लगता है कि हमारा फैसला है, लेकिन हमारा अहंकार हमारे लिए फैसला कर चुका होता है। यही कारण है कि मत करो कई लोगों के लिए सबसे ताकतवर चुनौती बन जाती है। असल जिंदगी में बचपन में किसी ने कहा था कि इस कमरे में मत जाना, और सबसे पहले हम उसी कमरे की तरफ बढ़े। किसी ने कहा तुम्हें ये नहीं कर सकते, और हमारे अंदर उसे करके दिखाने की आग जल उठी। यह इंसानी मन का एक जाना पहचाना व्यवहार है, लेकिन यही प्रवृत्ति कभी कभी दूसरों के प्रभाव में भी आ सकती है। अब आइए इससे बचने के तरीके को समझते हैं। जब कोई बात आपके भीतर सिर्फ साबित करके दिखाने की तीव्र इच्छा पैदा करे, तो रुककर खुद से पूछिए, क्या मैं यह सच में करना चाहता हूं, या मैं सिर्फ किसी का बात का जवाब देने के लिए ऐसा कर रहा हूं? अगर जवाब दूसरा है, तो फैसला लेने से पहले थोड़ा समय दीजिए। कई बार कुछ मिनट की शांति जिंदगी की सबसे बड़ी गलती रोक देती है। लेकिन कुछ लोग तुम्हें चुनौती भी नहीं देते, तुम्हें रोकते भी नहीं, वे सिर्फ तुम्हें अपराध बोध महसूस करा देते हैं। और जिस दिन इंसान हर बात पर खुद को दोषी मानने लगे, उसी दिन वह अपनी आजादी खोने लगता है। नेक्स्ट रूल है गिल्ट वेपन। आइए अब समझते हैं अपराध बोध यानी कि गिल्ट वेपन क्या है। तलवार शरीर को घायल करती है, लेकिन
कुछ शब्द सीधे आत्मा पर वार करते हैं और उन शब्दों का सबसे बड़ा हथियार है अपराध बोध। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। विवेक एक सरकारी नौकरी करता था। सुबह ऑफिस, शाम परिवार और रविवार को अपने सपनों पर काम। एक दिन उसके एक करीबी रिश्तेदार ने कहा, तुम बदल गए हो। विवेक मुस्कुराया, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद फिर वही आवाज, अब तुम्हारे पास अपने लोगों के लिए समय ही नहीं है। फिर इतना भी क्या काम। और एक दिन सबसे गहरी चोट, हमने तुम्हारे लिए इतना किया और आज तुम्हारे पास हमारे लिए समय नहीं है। उस रात विवेक सो नहीं पाया। उसे लगने लगा शायद मैं सचमुच स्वार्थी हूं। उसने अपने सपनों का समय दूसरों को खुश करने में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके सपने रुक गए, लेकिन लोग फिर भी खुश नहीं हुए। यही है गिल्ट वेपन। जब कोई तुम्हें हर बार इतना दोषी महसूस करा दे कि तुम अपनी जरूरतों को गलत समझने लगो। कभी कभी किसी की भावनाएं सच में आहत होती है और अपराध बोध महसूस होना स्वाभाविक भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार हर बात में तुम्हें दोषी महसूस कराकर तुमसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करे, तो यह एक अस्वस्थ व्यवहार हो सकता है। तुम हर बार हां कहते जाओगे और धीरे धीरे अपनी पहचान खो दोगे। अब आइए इससे बचने के तरीके को समझते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम सिर्फ दोषी महसूस करने की वजह से कोई फैसला ले रहे हो, तो रुक जाओ। खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछो। क्या मैं सच में कोई गलत काम किया है, या सिर्फ किसी की उम्मीद पूरी नहीं कर पाया हूं? क्या मेरा फैसला डर और अपराध बोध से आ रहा है या मेरी अपनी समझ से? अगर जवाब दूसरा है, तो अपने निर्णय पर शांत मन से दोबारा विचार कीजिए। लेकिन अगर मैं कहूं कि कुछ लोग तुमसे सीधे कोई बड़ी चीज नहीं मांगते, वे बस एक छोटी सी हां चाहते हैं और उन्हें पता होता है कि वह छोटी सी हां एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी हां बन जाएगी। नेक्स्ट अध्याय है फुट इन द डोर। अब आइए समझते हैं इसे। हर बड़ा धोखा एक बड़े झूठ से शुरू नहीं होता। कभी कभी वह सिर्फ एक छोटी सी हां से शुरू होता है, इतनी छोटी कि तुम्हें लगता है इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। आइए इसे कहानी से समझते हैं। रोहन नई नौकरी में था। पहला दिन उसका सीनियर उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, यार एक छोटा सा काम कर दोगे? रोहन ने तुरंत कहा, हाँ, बस 5 मिनट का काम था। अगले दिन फिर एक छोटा सा काम, फिर एक और। कुछ हफ्तों बाद रोहन अपना काम कम, दूसरों का काम ज्यादा करने लगा और उसे एहसास भी नहीं हुआ कि जिस सफर की शुरुआत एक छोटी सी हां से हुई थी, वह अब उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। यही है फुट इन द डोर। जब शुरुआत एक छोटी सी बात से होती है और धीरे धीरे वही छोटी सी बात बहुत बड़ी मांग में बदल जाती है। हर छोटी मदद गलत नहीं होती, लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार आपकी हर हां के बाद और बड़ी उम्मीद रखने लगे, तो रुककर सोचना जरूरी है। शुरुआत होती है बस 5 मिनट, फिर बस आज के लिए, फिर तुम्हें तो हमेशा कर देते हो और एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि तुम अपनी जिंदगी दूसरों की प्राथमिकताओं में जी रहे हो। अब आइए इससे बचने के तरीके को समझते हैं। हर छोटी बात पर तुरंत हां कहना जरूरी नहीं है। किसी भी नई जिम्मेदारी से पहले सोचिए, क्या मेरे पास इसके लिए समय और इच्छा है? स्वस्थ रिश्तों और कार्यस्थलों में ना कहना भी सम्मानजनक तरीकों से संभव होना चाहिए। याद रखो, हर ना रिश्ता नहीं तोड़ती, लेकिन हर मजबूरी में की गई हां कभी कभी तुम्हें अंदर से तोड़ देती है। अब तक तुमने 6 नियम जान लिए, लेकिन सवाल अभी भी वही है। अगर दुनिया में इतने मानसिक खेल हैं, तो उनसे बचा कैसे जाए? क्या कोई ऐसा नियम है जिसे सीखने के बाद कोई भी तुम्हारे दिमाग से आसानी से खेल ना सके? हाँ, और यही इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, मास्टर योर माइंड। अब आइए समझते हैं इस रूल को कि हम अपने दिमाग को मास्टर कैसे करें। तुम अपने सारे नियम जान चुके हो। गैस लाइटिंग, लव बॉम्बिंग, साइलेंस ट्रैप, रिवर्स साइकोलॉजी, गिल्ट वेपन,
फुट इन द डोर। अब तुम्हें एक बात समझ आ चुकी होगी, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध कभी हथियारों से नहीं लड़ा गया, वो हमेशा दिमागों के बीच लड़ा गया है। एक आखिरी कहानी से समझते हैं। एक पहाड़ की चोटी पर एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसके पास एक युवा लड़का आया। उसने पूछा, गुरुजी, मैं लोगों की चालों से कैसे बचूं? साधु मुस्कुराया और एक गिलास पानी उसके सामने रख दिया। फिर उसने उसमें एक चुटकी मिट्टी डाल दी। पानी गंदा हो गया। साधु बोला, इसे साफ करो। लड़के ने चम्मच से मिट्टी निकालने की कोशिश की, लेकिन जितना निकालता पानी उतना ही गंदा हो जाता। साधु ने कहा, अब कुछ मत करो। 2 मिनट बीत गए। मिट्टी अपने आप नीचे बैठ गई। पानी फिर से बिल्कुल साफ हो गया। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा दिमाग भी ऐसा ही है। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है, डराता है, अपराध बोध देता है या तुम्हें अपने ही सच पर शक करता है, तब तुम्हारा मन इसी गंदे पानी की तरह हो जाता है। और ऐसे समय में अगर तुम जल्दीबाजी में फैसला लेते हो तो गलती लगभग तय होती है, लेकिन अगर तुम रुकना सीख गए, सोचना सीख गए, तो सच अपने आप साफ दिखाई देने लगेगा। याद रखना, जो इंसान अपनी भावनाओं का मालिक बन जाता है, उसे दूसरों के शब्द गुलाम नहीं बना सकते। जो हर तारीफ पर उछलता नहीं है, हर आलोचना पर टूटता नहीं है और हर उस्कावे पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, उसे मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इस किताब का अंतिम संदेश को समझते हैं। इस किताब का मकसद तुम्हें दूसरों को कंट्रोल करना नहीं था, बल्कि खुद को किसी और के कंट्रोल से बचाना था। क्योंकि सबसे शक्तिशाली इंसान वो नहीं है जो दूसरों के दिमाग से खेलता है। सबसे शक्तिशाली इंसान वो है जो अपने ही दिमाग का मालिक होता है। अगर आज की इस यात्रा ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो शायद बिना जाने किसी मानसिक खेल का हिस्सा बने हुए हैं। और अगर तुम्हें ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की गहरी हिंदी ऑडियो समरी सुनना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखो, दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना सीखो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने मन पर जीत हासिल कर लिया, उस दिन दुनिया का कोई भी खेल तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले ऑडियो बुक की समरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।